तो आज हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण दिवसों की। पर ये सिर्फ एक कैलेंडर की लिस्टिंग नहीं होने वाली है। बिल्कुल नहीं। हम ये देखने जा रहे हैं कि साल का पहला महीना वो हमारी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कहानी कहता है। हाँ, मतलब एक व्यक्ति के तौर पर, एक देश के तौर पर और शायद एक ग्रह के तौर पर भी। जी, ये एक तरह का क्या कहते हैं, सालाना रेजोल्यूशन कैलेंडर है। आप देखेंगे कि पहले कुछ दिन खुद को समझने के लिए हैं, फिर ध्यान समाज और देश की तरफ जाता है। और अंत में इतिहास की बड़ी सच्चाइयों का सामना। सही कहा। ये महीना हमें बताता है कि हम कहाँ से शुरू करते हैं और हमें क्या याद रखना चाहिए। तो चलिए इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। पहली परत, जैसा आपने कहा, व्यक्तिगत शुरुआत। साल शुरू होता है और हम सबसे पहले खुद पर फोकस करते हैं। जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, फिर 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस। ये तीनों एक साथ क्या कहते हैं? देखिए, ये तीनों दिन नए साल की एक बहुत ही गहरी बुनियाद रखते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। एक पृथ्वी एक परिवार वाली बात। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक अगले दिन 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस आता है। ये कहता है कि उस बड़े परिवार में अपनी व्यक्तिगत पहचान का भी सम्मान करना जरूरी है। ओह, ये तो दिलचस्प विरोधाभास है। मतलब पहले सबसे जुड़ो, फिर खुद को समझो। और यही तो संतुलन है ना। समाज अक्सर बहिर्मुखी लोगों को, मतलब एक्सट्रोवर्ट्स को इनाम देता है, लेकिन ये दिन अंतर्मुखियों की शांत शक्ति को सलाम करता है। और फिर 3 जनवरी। और फिर 3 जनवरी को मन शरीर कल्याण दिवस इन दोनों विचारों को जोड़ देता है। ये कहता है कि आप समाज से तभी जुड़ सकते हैं और खुद को समझ सकते हैं जब आपका मन और शरीर दोनों एक लय में काम कर रहे हों। ठीक है, तो हमने अपने अंदर के दुनिया को दुरुस्त कर लिया। अब हम बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं? हमारे स्रोतों में अगला पड़ाव है समाज और समावेश। जी। और यहाँ 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस है। ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ लुई ब्रेल के जन्मदिन के तौर पर ही जानते हैं। इसमें और क्या गहरा है? इसमें तो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि लुई ब्रेल ने ये लिपि तब बनाई जब उसे 15 साल के थे। सोचिए। 15 साल? हाँ, एक किशोर का बनाया हुआ सिस्टम आज दुनिया भर में करोड़ों लोगों को ज्ञान और आजादी दे रहा है। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है, ब्रेल सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। अच्छा, ये 200 साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज के डिजिटल युग में भी जिंदा है। डिजिटल युग में कैसे? ये तो छूकर पढ़ने वाली लिपि है। सोचिए, एटीएम्स पर, लिफ्ट के बटनों पर, दवाइयों के पैकेट पर, हर जगह ब्रेल के सिद्धांत का इस्तेमाल हो रहा है। और अब तो स्मार्टफोन में हैप्टिक फीडबैक के जरिए, मतलब कंपन के जरिए। हाँ, कंपन के जरिए स्क्रीन पर मौजूद चीजों को महसूस कराने में भी ब्रेल का ही मूल विचार काम कर रहा है। तो ये दिन सिर्फ एक आविष्कार का नहीं बल्कि एक विचार की जीत का उत्सव है। ये वाकई एक नया नजरिया है। और समावेश की ये बात सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है, है ना? 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस भी है। हाँ, और ये सिर्फ पक्षियों को बचाओ जैसे नारों से कहीं ज्यादा गहरा है। पक्षी हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के सबसे बड़े इंडिकेटर होते हैं, एक तरह के सूचक। मतलब अगर पक्षी ठीक नहीं है तो हम भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी इलाके से गौरैया या गिद्ध गायब हो रहे हैं तो ये संकेत है कि वहां की हवा, पानी, पूरी खाद्य श्रृंखला में कुछ बहुत गड़बड़ है। और पेंगुइन हमें दूर अंटार्कटिका के स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मामला। सीधे तौर पर। तो ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि इन जीवों को बचाना असल में खुद को बचाना है। और समाज की बात करते हुए एक दिन है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। 6 जनवरी। इस दिन 2 बिल्कुल अलग दिवस है, राष्ट्रीय सिद्ध दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक अजीब लेकिन बहुत गहरा सहयोग है। एक ही दिन हम अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा सिद्ध को याद कर रहे हैं, जो जीवन को सहेजने, स्वस्थ रखने की बात करती है। और उसी दिन हम युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों को याद कर रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जो जीवन को बेरहमी से तबाह कर देती है। मतलब एक तरफ जीवन देने वाला ज्ञान और दूसरी तरफ जीवन छीनने वाली क्रूरता। बिल्कुल। ये हमें एक ही दिन में इंसानियत की 2 तस्वीरें दिखाता है। एक तरफ हमारी क्षमता है कि हम सदियों का ज्ञान संजो सकते हैं, और दूसरी तरफ हमारी प्रवृत्ति है कि हम सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। ये दिन कैलेंडर की कोई भूल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इस गहरी सोच के बाद अब हम राष्ट्रीय पहचान और आकांक्षाओं के पड़ाव पर आते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस और ठीक अगले दिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस।
क्या ये सिर्फ एक संयोग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई आधिकारिक रणनीति नहीं है, लेकिन इसमें एक वैचारिक जुड़ाव जरूर है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। हाँ, ये दिन उसी की याद में है। जी, इसका मकसद दुनिया भर में फैले भारतीय मूल के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ना है। ये भारत की सॉफ्ट पावर का उत्सव है। और भाषा उस सॉफ्ट पावर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल, और यहीं पर 10 जनवरी का विश्व हिंदी दिवस आता है। ध्यान दें, ये भारत के राष्ट्रीय हिंदी दिवस से अलग है। हाँ, वो 14 सितंबर को होता है। सही। इसका मकसद वैश्विक मंच पर हिंदी को बढ़ावा देना है। तो जब हम प्रवासी भारतीयों से जुड़ने की बात करते हैं, तो भाषा एक बहुत शक्तिशाली जरिया बन जाती है। और भारत की पहचान का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है उसकी युवा शक्ति। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द का जिक्र आता है, पर इसका असली मतलब क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी से होने वाला आर्थिक लाभ। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। कागज पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक दोधारी तलवार है। दोधारी तलवार कैसे? अगर हम इस विशाल युवा ऊर्जा को सही शिक्षा, कौशल और रोजगार दे पाएं, तो ये देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हुआ डिविडेंड या लाभांश। और अगर नहीं दे पाए तो? लेकिन अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे, तो यही युवा आबादी, यही ऊर्जा निराशा और सामाजिक अशांति का कारण बन सकती है। तब यही डिविडेंड एक डिजास्टर या आपदा बन जाएगा। तो ये दिन सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती की याद भी दिलाता है। और एक अवसर की भी। और युवाओं की इसी ऊर्जा को एक नया रास्ता दिखाने के लिए शायद 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे की शुरुआत हुई। एकदम सही करेक्शन है। ये एक नया दिन है और ये बदलते भारत की कहानी कहता है। ये जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की मानसिकता को बढ़ावा देता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारे स्रोतों में ये भी जिक्र है कि 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो क्या ये दिन सिर्फ सफलता का जश्न मनाता है? ये बहुत जरूरी नुक्ता है। और असल में एक अच्छी स्टार्टअप संस्कृति असफलता को कलंक नहीं मानती, वो उसे सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा मानती है। अच्छा। सिलिकॉन वैली की सफलता का एक बड़ा राज यही है। तो ये दिन सिर्फ उन चंद सफल यूनिकॉर्न्स का नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं के साहस का भी सम्मान करता है, जिन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, भले ही वे सफल ना हुए हों। और भारत की कहानी सिर्फ स्टार्टअप्स और हिंदी तक ही तो सीमित नहीं है। इसकी असली ताकत तो इसकी विविधता में है। बिल्कुल। 19 जनवरी को कुकबोरोक दिवस और 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। ये दिन हमें भारत के बारे में क्या बताते हैं? ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि भारत सिर्फ दिल्ली या मुंबई नहीं है। कुकबोरोक त्रिपुरा की एक आधिकारिक भाषा है और ये दिन इस आदिवासी भाषा को बचाने का प्रयास है। इसी तरह 21 जनवरी को पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें भारत के उस हिस्से की अनूठी संस्कृति और इतिहास से रूबरू कराते हैं, जिसके बारे में अक्सर बाकी देश कम जानता है। ये दिन कहते हैं कि भारत की एकता उसकी विविधता को सहेजने में है। बिल्कुल, उसे मिटाने में नहीं। अब महीने के अंत की ओर बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीयता और लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ये तीनों मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये तीनों दिन एक आधुनिक राष्ट्र के 3 स्तंभों को दर्शाते हैं। 15 जनवरी सेना दिवस हमारी सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता का प्रतीक है। जी। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी कई बलिदानों और संघर्षों से मिली। ये राष्ट्र के शौर्य का प्रतीक है। और 25 जनवरी मतदाता दिवस उस शक्ति का प्रतीक है जो इन दोनों से भी ऊपर है, यानी जनता की शक्ति। बिल्कुल, ये दिन चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सेना देश की रक्षा करती है, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराया, लेकिन देश को चलाएगा कौन? ये तय करने का अधिकार आम नागरिक के वोट में है। सही कहा। तो ये तीनों दिन एक क्रम में आते हैं: शौर्य, बलिदान और अंत में लोकतांत्रिक अधिकार। और 26 जनवरी को जब पूरा भारत गणतंत्र दिवस मनाता है, उसी दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी होता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये एक दिलचस्प ओवरलैप है। भारत के लिए तो 26 जनवरी का मतलब सिर्फ गणतंत्र दिवस है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यह दिन दुनिया भर के कस्टम संगठनों की भूमिका को समर्पित है। अच्छा। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो न सिर्फ देशों के बीच व्यापार को आसान बनाते हैं, बल्कि तस्करी और अवैध सामान को रोककर
हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। तो एक तरह से ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही एक पहलू है। जी, बस वर्दी अलग है। और जनवरी का महीना एक बहुत ही गंभीर और जरूरी याद के साथ खत्म होता है। 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। हाँ, ये हॉलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में मनाया जाने वाला दिन है। और ये सिर्फ इतिहास का एक काला अध्याय नहीं है, ये इस बात की चेतावनी है कि जब नफरत और कट्टरता को बढ़ने दिया जाता है तो इंसानियत किस हद तक गिर सकती है। इसे याद रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है, ताकि इतिहास की वो भयावहता फिर कभी, कहीं भी, किसी के भी साथ न दोहराई जाए। तो इन सभी दिवसों को एक साथ देखने पर जनवरी का एक अलग ही मतलब समझ में आता है। ये वाकई सिर्फ तारीखों की लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं, जनवरी एक आईने की तरह है। यह हमें दिखाता है कि एक बेहतर साल और बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक समावेश, राष्ट्रीय आकांक्षाएं, लोकतांत्रिक मूल्य और इतिहास से मिले सबक। ये महीना आने वाले 11 महीनों के लिए एक एजेंडा सेट करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। जनवरी के महीने में एक नया दिवस जोड़ने का मौका मिले तो वो कौन सा दिन होगा और क्यों? क्या वो डिजिटल डिटॉक्स दिवस होगा या जलवायु कार्रवाई संकल्प दिवस? हाँ, ये सोचने वाली बात है।